नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज मैं एक बार फिर आपके लिए जो छात्र यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जी के जीएस का 14वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त 30 क्वेश्चनों का संकलन मैंने बनाया हुआ है। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए छात्रों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? विकल्प दिए हैं राखी गढ़ी, कालीबंगा, चनूदड़ो और लोथल। साथियों, सिंधु सभ्यता में जो पुरास्थल खोजे गए हैं उनमें कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और साथियों बताते चले, कालीबंगा जो सेंधा पुरास्थल है वो वर्तमान राजस्थान वाले एरिया में है, राजस्थान में पड़ता है। ये राखी गढ़ी ये भारत के हरियाणा में है और भारत में जितने सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं उनमें सबसे बड़ा है। और चनूदड़ो जो सैंधव स्थल है ये वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, भट्टियाँ मिली हैं। और लोथल ये इंडिया में गुजरात वाले एरिया में है और यहाँ से ये जो सिंधुकालीन समय का ये जो है बंदरगाह शहर था और गोदीवाड़ा शहर जैसे कहा गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? विकल्प दिए घोड़ा, वृषभ, हाथी और गाय। तो साथियों, अघन्या शब्द का तात्पर्य जो बताया गया है वो है न मारे जाने योग्य, न मारे जाने योग्य। तो साथियों, गाय जो शब्द है, अघन्या शब्द है, वो गाय के लिए प्रयोग किया गया है और गाय को न मारे जाने योग्य बताया गया है। और वैदिक काल में गाय को मारा जाना एक अपराध बताया गया है, तो विकल्प डी गाय इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, रत्न त्रय त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? तो विकल्प दिए हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म। तो साथियों, त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी रचना है? विकल्प दिए हैं अश्वघोष, कौटिल्य, कल्लड़ और बाणभट्ट। तो साथियों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक रचना है वो शासन प्रशासन के विषयों पर लिखी गई है, राजनीति पर लिखी गई है। नाम अर्थशास्त्र है बट ये अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, ये राजनीति की पुस्तक है और ये पुस्तक लिखी है कौटिल्य ने, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और कौटिल्य का जो अगर वास्तविक नाम की बात करें तो कौटिल्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त और इन्होंने कौटिल्य के नाम से यह पुस्तक लिखी है। और इन्हें राजनीति में चाणक्य के नाम से जाना गया है, इतिहास में इन्हें चाणक्य कहा गया है। और ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं पुरोहित रहे थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी? साथियों, सभी क्वेश्चन मैंने जो है यूपी पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए हुए हैं। उसमें इतिहास के उसमें 10 क्वेश्चन आने हैं, तो 5 क्वेश्चन प्राचीन और मध्यकालीन से आने हैं और 5 क्वेश्चन आधुनिक से आने हैं। तो उस हिसाब से मैं बराबर तैयार कर रहा हूँ इन वीडियोज़ को। साथियों, सभी वीडियोज आप क्रम से देखिएगा, बिल्कुल भी आसान हो जाएगा यूपी पैट का पेपर। चलिए साथियों, चलते हैं। पूछा गया है कि दिल्ली के सुल्तान ने जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी, तो विकल्प दिए हैं इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, बलबन और सिकंदर लोदी। तो साथियों, जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान था बलबन, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। बलबन ने जिल-ए-इलाही के अलावा एक और उपाधि धारण की थी जिसका नाम है नियामत ए खुदाई, ये भी इसने उपाधि धारण की थी। जिल-ए-इलाही और नियामत ए खुदाई नामक उपाधि भी इसने धारण की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? साथियों, भारत में बक्सर का जो युद्ध हुआ है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने भारत की 3 शक्तियों को संयुक्त रूप से हराया था। 3 शक्तियों की संयुक्त सेना थी जिसमें भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला ने एक संयुक्त सेना बनाई थी, जिसे अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 को पराजित कर दिया था। इस युद्ध को जीतने के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था और बंगाल में सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो साथियों, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था? विकल्प दिए हैं भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और वैयक्तिक सत्याग्रह। तो साथियों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की थी।
1 अगस्त 1920 को, और इसी आंदोलन में उन्होंने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। तो विकल्प बी असहयोग आंदोलन इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? विकल्प दिए हैं महेंद्र प्रताप सिंह, सूरसेन, सुभाष चंद्र बोस और चित्तू पांडे। तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 को हुई थी और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी को सौंपा गया था। बट 9 अगस्त 1942 की सुबह को ही ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं को, चोटी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और भारत छोड़ो आंदोलन की कमान 2वें दर्जे के नेताओं के हाथ में चली गई थी। इसी आंदोलन के दौरान चित्तू पांडे ने बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। तो साथियों, विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें, इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में स्वतंत्र भारत की सरकार की स्थापना की थी और सूरसेन का संबंध बर्मा में चिटगांव शस्त्रागार के संबंध में रहा है। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विकल्प दिए हैं बी डी सावरकर, बाजेंद्रनाथ घोष, भगत सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल। तो साथियों, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना 1904 में महाराष्ट्र में की गई थी और इसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है बी डी सावरकर को। तो विकल्प ए बी डी सावरकर इस प्रश्न का सही आंसर है। और साथियों, बताते चले, अभिनव भारत का जो पूर्व नाम था, शुरुआत में 1899 में बी डी सावरकर ने इसे बनाया था, तो इसका नाम अभिनव भारत नहीं था, तब इसका नाम रखा गया था मित्र मेला। तो मित्र मेला इसका पूर्व नाम है। अगर पूछ लिया जाए आपसे अभिनव भारत का जो संगठन था, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत, इसका पूर्व नाम क्या है, तो आपको बता देना है इसका पूर्व नाम मित्र मेला था। इसकी भी स्थापना बी डी सावरकर ने की थी और मित्र मेला का ही नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? विकल्प दिए मैडम भीखाजी कामा, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोवन सिंह भाकना। तो साथियों, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास से निकलता है। मानसरोवर झील के निकट ये ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग, वहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। सांगपो जानते हैं। फिर ये अरुणाचल में एंट्री करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। फिर ये असम में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं और जब बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। साथ ही तिब्बत में पूछा गया नाम है तो सांगपो, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश को रत्नद्वीप भी कहा जाता है? विकल्प दिए बहरीन, श्रीलंका, मालदीव और सिंगापुर। तो साथियों, श्रीलंका को रत्नद्वीप भी कहा जाता है और श्रीलंका का पुराना नाम अगर कहें तो सिंघल द्वीप इसका पुराना नाम है। सिंघल द्वीप है और नया नाम हो गया श्रीलंका, इसी को रत्नद्वीप भी कहा गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? विकल्प दिए भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो साथियों, नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 2 में है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का प्रावधान है और इसका जो नाम है वो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? विकल्प दिए 10वीं, 11वीं, 12वीं और 8वीं। तो साथियों, नगर पालिकाओं के संबंध में जो अनुसूची है वो 12वीं अनुसूची है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और साथियों, बताते चले कि संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है और इसमें नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, मिन्स्क किस देश की राजधानी है? विकल्प दिए रूस, बेलारूस, यूक्रेन और हंगरी। तो साथियों, मिन्स्क राजधानी है बेलारूस की। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। रूस की राजधानी साथियों मॉस्को है, यूक्रेन की राजधानी कीव है और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा सौर मंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कर दीजिए। साथियों, सौर मंडल के जो 8 ग्रह होते हैं उनमें 2 तरह से उनको डिवाइडेशन किया गया है, विभाजन किया गया है। सौर मंडल के 8 ग्रह में से 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा गया है और 4 को बाह्य ग्रह कहा गया है। तो साथियों, सौर मंडल में सूर्य के नज़दीक के जो ग्रह हैं, सूर्य के नज़दीक के जो ग्रह हैं वो उन्हें आंतरिक कहते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सूर्य के पास के जो 4 ग्रह हैं इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बाहर के जो 4 हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इन्हें बाद वालों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी में से जो विकल्प में नहीं होगा, जो अलग होगा वो आंसर रहेगा। तो विकल्प सी, शनि, ये आंतरिक ग्रह नहीं है बल्कि शनि को बाह्य ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसे प्रदान की गई है। साथियों, भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है और इसमें अनुच्छेद 368 दिया गया है। 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और भारत के संविधान में ये संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और भारत में संविधान संशोधन शक्ति जो है संसद को दी गई है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुई थी। विकल्प दिए नागौर, जयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। तो अलवर। साथियों, पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर से की थी। विकल्प ए नागौर इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आता है। साथियों, भारत में जो उच्च न्यायालय हैं वो कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनमें 1 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकारिता सौंपी गई है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है ये असम में स्थित है और इसमें असम के अलावा 3 अन्य राज्यों की अधिकारिता सौंपी गई है इसको। तो इसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 4 राज्यों की अधिकारिता है, असम, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम। इस प्रकार से तो असम के अलावा एक ये दूसरा अरुणाचल हो गया, नागालैंड और मिजोरम, इस प्रकार और असम, ये 4 राज्यों की अधिकारिता गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। मेघालय का अपना उच्च न्यायालय अलग है। तो साथियों, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। साथियों, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और त्यागपत्र दोनों राष्ट्रपति के ही हाथों होता है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपा जाता है। तो साथियों, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, येलोस्टोन पार्क किस देश में स्थित है। विकल्प दिए हैं ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए, आइसलैंड। तो साथियों, येलोस्टोन पार्क यूएसए अर्थात अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थापित है। विकल्प दिए हैं गोदावरी, तापी, चंबल नदी और नर्मदा नदी। तो साथियों, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थापित है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया था। विकल्प दिए हैं एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। साथियों, केसरी पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और साथियों, होम रूल लीग आंदोलन जो चलाया था, भारत में होम रूल लीग आंदोलन का जो चलाने श्रेय जाता है वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को जाता है। और दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, उस होम रूल लीग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका का भी काफ़ी उपयोग किया था। और किस केसरी पत्रिका, इसके अलावा एक पत्रिका इनकी और थी मराठा। इन 2 पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया था। इसी प्रकार एनी बेसेंट ने भी अपने होम रूल लीग आंदोलन में 2 पत्रिकाओं का प्रयोग किया है, एक कॉमनवेल पत्रिका का और न्यू इंडिया नामक पत्रिका जो है एनी बेसेंट की। ये 2 पत्रिकाएं यूज की थी एनी बेसेंट ने और केसरी और मराठा का प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने।
तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? विकल्प दिए हैं असम, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो साथियों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? विकल्प दिए हैं गोविंद वल्लभ पंत, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आजाद। तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। विकल्प बी सी राजगोपालाचारी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? साथियों राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय बनाया गया है वो मुंबई में बनाया गया है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विकल्प दिए हैं विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। साथियों विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होती है। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो जनन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है, ये रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन के की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? विकल्प दिए हैं 175, 206, 304 और 358। तो साथियों मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां जो होती हैं वो 206 होती हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है देश के 14 बड़े निजी व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? विकल्प दिए हैं 1955, 1949, 1969 और 1982। तो साथियों 1955 में SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1969 में देश के 14 बड़े निजी व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अंतिम प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? विकल्प दिए हैं दामोदर नदी, कोसी नदी, हुगली नदी और चंबल नदी। तो साथियों बिहार को का शोक कहा जाता है वो कोसी को कहा जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और साथियों कोसी नदी के बारे में कहा जाता है ये मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। मार्ग बहुत ज़्यादा बदलती है, ये मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है कोसी नदी। हुगली नदी की अगर बात करें तो ये गंगा की वितरिका नदी है जो गंगा से एक नई धारा फोड़ कर ले जाती है और ये बंगाली खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है, वितरिका नदी इसको कहते हैं। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, ये बीहड़ भूमि स्थलाकृति बनाती है, ये बीहड़ भूमि स्थलाकृति बनाती है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना DVC की स्थापना 1948 में की गई थी। साथियों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।